हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 यानी कि एएस 10 जो कि पीपीई यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर लगता है, इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो इंडियस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, या आईएफआरएस है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको इंडिया में इंडियस बोला जाता है, ये जो इंट्रोडक्शन है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो इंट्रोडक्शन है, वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने बताया था। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट बन रखी है ना, उसके अंदर मिल जाएगा। तो वहां पर हमने एएस का इंट्रोडक्शन कर दिया था कि इनकी कौन सी बॉडीज है, कौन इसको इशू करता है, कितने टाइप के एएस है, वो सब कुछ हमने समझा था। बट क्या वो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो बहुत सारे हैं, तो क्या सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे लिए एप्लीकेबल है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम के अंदर? नहीं। जितने भी यूनिवर्सिटीज है उनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर दो एएस है। एक तो एएस नंबर 2 जो कि इन्वेंट्री का है, और एक एएस नंबर 10 जो आज हम करेंगे पीपीई का। ये दोनों मैंने देखा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। क्योंकि देखो, ये एएस 2 और एएस 10 है ना, ये दोनों के दोनों, इसका इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट पे जाता है। क्योंकि एएस 2 के हिसाब से हमें स्टॉक यानी कि इन्वेंट्रीज को बैलेंस शीट में देखना होता है, लिखना होता है, प्रेजेंट करना होता है। तो फिर एएस 2 के हिसाब से किस तरीके से वैल्यूएशन होगा वो हम सीखते हैं। तो एएस 2 मैंने करवा दिया था आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर हम एएस 10 यानी कि पीपीई को देखेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक्चुअल में एएस 10 जो है उसका पहले नाम फिक्स एसेट्स था, लेकिन आपको पता होगा कि जो फिक्स एसेट्स होती है ना, वो दो तरह की होती है ना। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। जो हमारी फिक्स एसेट्स होती है ना, देखो मैं इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा बेस हम चेक करेंगे ना। जो फिक्स्ड एसेट्स होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है इसमें टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। अब देखो, टेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या क्या आ गया आपका? प्रॉपर्टी आ गया, प्लांट आ गया, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, ठीक है, फर्नीचर आ गया। ये सब फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में आता है, टेंजिबल एसेट्स की, ओके। और जो इनटेंजिबल होता है उसमें आपको पता है गुडविल, ओके, कुछ कुछ लिख रहा हूं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना, ये इनटेंजिबल, फ्रेंचाइजी, फॉर्मूला, कॉपीराइट, है ना। बट यहां मेन चीज समझने वाली ये है कि जो ये टेंजिबल एसेट्स होती है ना, इनटेंजिबल एसेट्स, इसके ऊपर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है एएस 26। और जो टेंजिबल एसेट होती है, इनटेंजिबल पे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लगता है। जो टेंजिबल एसेट होती है उसके ऊपर हमारा लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जिसका पहले नाम फिक्स एसेट था। लेकिन फिक्स एसेट्स बोलेंगे तो ये भी तो शामिल हो गया। फिक्स में जो इनटेंजिबल है उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का नाम ही इंटेंजिबल एसेट्स है। लेकिन जो टेंजिबल एसेट है उसके ऊपर हमारा एएस 10 लगता है, उसका नाम टेंजिबल एसेट ना करके उसका क्या कर दिया? पीपीई। अब पीपीई क्यों किया? पीपीई का मतलब क्या? देखो, पी मतलब प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया। प्लांट में क्या आ गया? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। और इक्विपमेंट में क्या आ गया? इससे रिलेटेड और भी जो भी इक्विपमेंट्स है वगैरह है वो आ गए। आ गया समझ में? तो एएस 10 जो है वो पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर है, जो कि टेंजिबल एसेट के ऊपर एक रूप तरह से लगता है। तो अब आपका थोड़ा सा बेस अच्छा हो गया। अब हम इसके ऊपर चलते हैं। देखिए क्या ऑब्जेक्टिव है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ने से, क्या होगा। देखो, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, जो प्लांट एंड मशीनरी है, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है वो हमें बताता है हमारा एएस 10। अच्छा, क्या बताएगा? एक तो रिकॉग्नाइजेशन, कि किस तरीके से इसको रिकॉग्नाइज करना है पीपीई को एज ए एसेट। उसके बाद में इनका केयरिंग अमाउंट क्या होगा, आगे जाके मैं आपको केयरिंग अमाउंट बताऊंगा। केयरिंग अमाउंट का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन हटा दो। तो हम बैलेंस शीट में ऐसे ही तो करते हैं। थोड़ा सा बेस अगर आपको स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता है कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, उसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस करके फिर तो दिखाते हैं उसको। तो वही हो गया हमारा एक तरीका केयरिंग अमाउंट, ओके। इसके अलावा डेप्रिसिएशन चार्जेस किस तरीके से करने हैं, ये इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है, ये हम इस एएस 10 के अंदर सीखेंगे, ओके जी। चलिए,
सबसे पहले हम समझते हैं स्कोप कि ये AS10 किस पे अप्लाई होता है। तो सर वो तो आपने पहले ही बता दिया, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट पे AS10 लगता है। हाँ मैंने बताया तो है, लेकिन प्रॉपर्टी और प्लांट और इक्विपमेंट में क्या क्या चीजें शामिल है? तो भैया प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में सारी की सारी टेंजिबल एसेट शामिल है, बट एक्सेप्ट क्या ये शामिल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। अच्छा क्या क्या शामिल नहीं है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में? बायोलॉजिकल एसेट शामिल नहीं है। एग्जाम में इसके ऊपर एमसीक्यू या छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि बायोलॉजिकल एसेट पर PPE10 लगता है या नहीं लगता है, तो भैया नहीं लगता है। बायोलॉजिकल एसेट है क्या, मैं अभी आपको समझा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस AS10 का ही, ठीक है। दूसरा आता है वास्टिंग एसेट्स, इस पे भी AS10 नहीं लगता है। अब ये बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होता है? जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से हम जो भी क्रॉप वगैरह लगाते हैं, और एक फसल जो होती है अधिकतर हाफ ईयरली होती है, 4 महीने या 6 महीने में होती है, और 4-6 महीने में उस फसल को, उस क्रॉप को काट करके उससे जो भी हमें प्रोड्यूस मिला है, जो भी उससे हमें फल मिला है, यानी कि उस फसल, जिस चीज की फसल थी उसको काट के बेच देते हैं। ओके, तो वो PPE की कैटेगरी में नहीं आएगा। उसके क्या रीजन है? पहला रीजन तो ये है कि PPE यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की कैटेगरी में वो एसेट आती है जो लॉन्ग टर्म तक चलती है, लॉन्ग टर्म तक हमने इकोनॉमिक बेनिफिट देती है। लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ क्या हो गया? एक ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से ज्यादा, यानी कि 12 महीने से ज्यादा तक, 12 मंथ से ज्यादा पीरियड तक जो चले, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक मशीन प्लांट बिल्डिंग पड़ी रहती है और हमें वो इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती है, उसके बिना हम बिजनेस चला नहीं सकते, यानी कि वो कमाई करके देती है हमको। तो वो आ गया ना PPE। ये तो बायोलॉजिकल एसेट तो क्रॉप्स होती हैं, साल भर के अंदर तो बेच बिचा देते हैं, उसको काट उठा के, वो भी जाती है, प्रोड्यूस भी हो जाती है। ओके, तो इसको एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो होती है उससे जो भी बायोलॉजिकल एसेट्स होती है उनको हम PPE की कैटेगरी से बाहर करते हैं, उस पर PPE नहीं लगेगा, यानी कि AS10 नहीं लगेगा। एक होती है वास्टिंग एसेट। वास्टिंग एसेट्स का मतलब होता है जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स को एक तो सर्च करना और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना। अब मिनरल्स क्या होते हैं? जो भी आप जमीन के नीचे से खोद के निकालते हो, उसमें ऑयल हो गया आपका, या बहुत सारे मिनरल्स आइटम्स होते हैं, वो सब चाहे उसको खोजने पे खर्चा कर रहे हो, चाहे उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ये जो एसेट होती है वो भी एक तरह की एसेट ही तो होती है। एक तेल का आपको भंडार मिल गया कहीं, वहां रिफाइनरी लगा ली, वो कई सालों तक आपको प्रोड्यूस करके देगी, 1 साल तक थोड़ी करके देगी, लेकिन उसको बाहर रखा गया है PPE से, ठीक है। लाइक मिनरल राइट्स, और चाहे उसको एक्सप्लोर कर रहे हो आप, चाहे उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ऑयल को या गैस को या कोई भी मिनरल्स आइटम को, तो वो वास्टिंग एसेट होगी। और वास्टिंग एसेट्स जो है उसको हम AS10 के अंदर नहीं लाते हैं, AS10 उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो वो बिल्कुल कितना इजी था, बहुत समझ में आ गया सर, इसके ऊपर तो कोई इतना कंफ्यूजन वाला बात है नहीं, आएगा अब आएगा। देखो, 2 चीजों पर AS10 एप्लीकेबल नहीं होता है, मैंने बताया आपको, बायोलॉजिकल एसेट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से, और वास्टिंग एसेट। वास्टिंग एसेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस पे मिनरल्स वगैरह जो भी आप एक्सप्लोर करते हो या एक्सट्रैक्ट करते हो, उसको खोद के निकालते हो, उस पे आपका AS10 एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां आता है बात, बायोलॉजिकल एसेट में जो बियरर प्लांट होते हैं उन पर AS10 अप्लाई होता है। देखो क्या लिखा हुआ, बायोलॉजिकल एसेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे नॉट एप्लीकेबल, बट नॉट एप्लीकेबल के भी क्या अंदर क्या लिख दिया, अदर देन बियरर प्लांट। बायोलॉजिकल एसेट्स पर AS10 एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन बायोलॉजिकल एसेट्स के अंदर भी एक प्लांट ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं बियरर प्लांट, उसके ऊपर AS10 एप्लीकेबल होता है। अब सर ये बियरर प्लांट क्या होता है? तो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ये एक ऐसा पेड़ होता है, ऐसा एक प्लांट होता है जो 12 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड तक आपको जो है प्रोड्यूस करके देगा चीजें, जैसे कि मैंगो ट्री। एक बार मैंगो ट्री उग गया, उसके बाद में अगर उस मैंगो ट्री को आपने इसलिए रख रखा है कि हर साल वो आपको मैंगोज देगा, तो वो बियरर प्लांट हो गया। वो आपका बायोलॉजिकल एसेट के अंदर नहीं आएगा, उसको बियरर प्लांट मानेंगे और उसके ऊपर PPE यानी कि AS10 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसको आप काट के बेच नहीं रहे हो, उस पर हर साल फल उगेंगे, हर साल आप उसको बेचोगे, उससे जो भी फ्रूट्स निकलेंगे और वो कई सालों तक आपको फ्रूट्स देगा, कई साल तक आपको वो प्रोडक्ट बना के दे रहा है, ठीक है। तो ऐसी अगर कोई भी प्लांट है, ऐसा कोई भी पेड़ पौधा है, तो उसके ऊपर AS10 एप्लीकेबल होगा, उसको एज अ PPE प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर हम ट्रीट करेंगे।
बट अगर आप बोलो सर हमने तो आम का पेड़ इसलिए लगाया, मैंगो ट्री इसलिए लगाया, हमको ये आम से मतलब नहीं है, हमने तो इसलिए लगाया कि वो बड़ा होगा और उसको काट करके उससे जो लंबर यानी कि जो टिम्बर को लंबर भी बोलते हैं, टिम्बर जो होता है, लकड़ी जो होता है, वो हम बेचेंगे, तो भैया वो बियरर प्लांट नहीं होगा, वो आपका फिर बायोलॉजिकल एसेट्स पे आ जाएगा और उसके ऊपर AS10 एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट में आ जाएगा, उसके ऊपर भाई आपने मैंगो ट्री उगाया और उसको बेच करके आप उस लकड़ी को बेचने के लिए उद्देश्य से उगाया गया है, तो फिर वो आपकी बायोलॉजिकल एसेट में आ जाएगा, उसके ऊपर AS10 एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन आपने वो मैंगो ट्री इसलिए लगाया है ताकि आप उसको काटोगे नहीं, उससे फ्रूट्स आएंगे, मैंगोज आएंगे हर साल, उसको बेचोगे, तो वो फिर बियरर प्लांट की कैटेगरी में आ जाएगा और उसके ऊपर PP एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर आपने मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुना होगा तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, आपको नहीं होगा। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। जहां मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वहां पर मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाता हूँ। ओके ठीक है, उससे कई बार चीजें रिपीट भी होती है, लेकिन आप उसको इग्नोर करना, मेन मकसद तो आपको समझाना है। अब देखिए यहाँ पर की पॉइंट्स क्या है। पीपी क्या, देखो मैं पहले ही बता दिया, टेंजिबल एसेट्स होती है और इसको प्रोडक्शन के लिए हेल्ड करते हैं। देखो प्रोडक्शन के लिए, बेचने के लिए नहीं। आप पेड़ लगा रहे हो मैंगो का, अगर बेचोगे तो फिर ये AS10 नहीं लगेगा। आप पेड़ लगा रहे हो मैंगो का, लेकिन उससे जो फ्रूट्स आएंगे, उससे जो प्रोडक्शन होगा, उसको बेचोगे तो फिर वो पीपी की कैटेगरी में आ जाएगा। सिंपल। ओके, ऐसे कैसे प्लांट मशीनरी वगैरह प्रोडक्शन के लिए की जाती है, गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई के लिए, रेंटल के लिए, एडमिन पर्पज के लिए, बिल्डिंग के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो वो आपका पीपी की कैटेगरी में आएगा और इसकी जो लाइफ है वो 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए, ये कंडीशन है। बियरर प्लांट में आपको बता ही चुका हूं, मैंगो ट्री इन एन ऑन। और उसके बाद में 3 चीजें और आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है केयरिंग अमाउंट। देखो केयरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है। एसेट की कॉस्ट ले लो और उसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, यानी कि एसेट की कॉस्ट ले लो माइनस क्या कर दो, डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा आपका, केयरिंग अमाउंट आ जाएगा। और केयरिंग अमाउंट आ गया, ठीक है। अब एक चीज और चाहिए होती है हमें, रिकवरेबल अमाउंट। ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, रिकवरेबल अमाउंट है नेट सेलिंग प्राइस, NSP, नेट सेलिंग प्राइस, और वैल्यू इन यूज। इन दोनों में से जो ज्यादा हो, इन दोनों में से क्या हो, जो ज्यादा हो उसको हम बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट। यानी कि हमारी जो ये एसेट पड़ी है हमारे पास में, जो हमने खरीदी थी, अगर उसको मैं मार्केट में बेचने जाऊं, ठीक है, अगर उसको मैं मार्केट में बेचने जाऊं, एसेट है हमारी 10 लाख रुपए की, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने 50,000 रुपए का, तो आज के टाइम में उसकी केयरिंग वैल्यू कितनी होगी, केयरिंग अमाउंट हो गया 9.5 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया आपका केयरिंग अमाउंट। मैं कुछ आपको यहाँ पर बहुत अच्छी चीज बताऊंगा तो आप समझना। केयरिंग अमाउंट निकालना बहुत सिंपल है। एसेट की कॉस्ट ले लो, वो कितनी है, 10 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन कितना है, 50,000 रुपए मान लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 10 लाख में से 50,000 रुपए हटा देंगे, 9,50,000, 9,50,000 रुपए आपका केयरिंग अमाउंट आ गया। अब हम सोच रहे हैं कि यार एसेट कितने की है, 9,50,000 रुपए की, लेकिन एसेट को हम परचेज करते बिजनेस में यूज करने के लिए, लेकिन बाई चांस अगर मैं इसको बेचूं आज तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे, तो नेट सेलिंग प्राइस मान लेते हैं इसकी मिल रही है हमको 8 लाख रुपए। ओके, और बट अगर मैं ना बेचूं नहीं इसको, मैं इसको यूज करूं अपने बिजनेस में, तो इससे मुझे कितनी वैल्यू जनरेट होगी एस्टिमेटेड, तो वैल्यू इन यूज है, मान लेते हैं भाई इसको मैं बेचूं नहीं तो 7 लाख रुपए मैं कमा लूंगा इस एसेट से। अब इन दोनों में से ज्यादा क्या है, इन दोनों में से ज्यादा है 8 लाख रुपए, इन दोनों में से ज्यादा क्या है, 8 लाख रुपए, इन दोनों में से जो क्या हो हायर, विच एवर इज हायर, वो हमारा क्या हो गया, वो हो गया रिकवरेबल अमाउंट। यानी कि आज अगर इस एसेट से हम इतना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, दोनों में से जो ज्यादा होगा, अगर वैल्यू इन यूज ज्यादा होगी तो वो आ जाएगा। अब आपके पास 2 चीजें आ गई, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल वैल्यू। ठीक है, कैरिंग अमाउंट कैसे आ गया, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। रिकवरेबल अमाउंट कैसे आ गया, रिकवरेबल अमाउंट आ गया जो नेट सेलिंग प्राइस है और जो वैल्यू इन यूज है, दोनों क्वेश्चन में दे रखी होगी, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो हो गया आपका रिकवरेबल अमाउंट। तो आपके पास 2 चीजें आ गई, केयरिंग अमाउंट और रिकवरेबल वैल्यू। केयरिंग अमाउंट कितना है, 9,50,000, रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 8 लाख रुपए। यानी कि एसेट की जो कॉस्ट है वो है आज के टाइम में 9,50,000 रुपए, लेकिन उसको अगर रिकवर करने की कोशिश करोगे तो 8 लाख रुपए मिलेंगे, तो आपको लॉस कितना हुआ, 1,50,000। यही है इम्पेयरमेंट लॉस। तो आपको इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने के लिए केयरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट चाहिए होता है। केयरिंग अमाउंट अगर ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो लॉस ही हुआ। जाहिर सी बात है कि खर्चा ज्यादा किया है, मिलेंगे कम। ठीक है,
और कैरिंग अमाउंट कैसे आता है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। रिकवरेबल अमाउंट कैसे आता है, नेट सेलिंग प्राइस वैल्यू इन यूज दोनों में से जो ज्यादा हो। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। रिकॉग्नाइज करते हैं, बिल्कुल एसेट्स को करते हैं क्योंकि इनकी फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू होती है। मेन होता है कॉस्ट भी मेजर रिलायबल। कॉस्ट कैसे मेजर करते हैं, तो कॉस्ट मेजर करने का बहुत सिंपल तरीका है, देखो मैं बता देता हूँ। देखो जब भी हम कॉस्ट पे पीपीई को मेजर करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, तो कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखो परचेज प्राइस इंक्लूड होगी कि उस मशीन को हमने कितने में खरीदा है, ठीक है, डिस्काउंट वगैरह लेस करने के बाद। फिर उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज कितनी दी है गवर्नमेंट को, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस जिसकी कोई इनपुट नहीं मिलेगी, कोई टैक्स रिफंड नहीं होगा। मान लेते हैं हमारी जो परचेज प्राइस है वो है 6 लाख रुपए, जो ये इंपोर्ट ड्यूटी नॉट रिफंडेबल टैक्स जो है ये लग गए 50,000 रुपए। इसके अलावा उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूबल कॉस्ट, यानी कि उसको हमने जो इंस्टॉल किया, मशीन को मंगाया, उसके बाद फैक्ट्री में इंस्टॉल किया एक जगह, बड़ी हैवी मशीनें जो होती हैं उनको इंस्टॉल करने में भी, उसकी टेस्टिंग करने में भी खर्चा आता है। मान लेते हो गया 40,000 रुपये, ठीक है, ओके ओके। फिर साइट प्रिपरेशन कॉस्ट आ गई हमारी 10,000 रुपये, ओके। और ये जो साइड प्रिपरेशन कॉस्ट, डिलीवरी या प्रोफेशनल फीस जो है वो 10,000 रुपये लग गई। एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग एंड साइट रेस्टोरेशन कॉस्ट, ये क्या होता है, जब भी इस मशीन को आप डिसमेंटलिंग करोगे तो उसका खर्चा कितना लगेगा। मान लेते हैं इसका नहीं लगेगा, जीरो है, तो इस केस में हमारी इस मशीन की कॉस्ट कितनी होगी, 7 लाख रुपये। जैसे ऊपर हमने 10 लाख माना था ना, तो हमें ऐसा करते हैं, इसको कर देते हैं 9। परचेज प्राइस है 9 लाख रुपए, टैक्सेस वगैरह ये सब जोड़ करके हमारी मशीन की कॉस्ट कितनी होगी, 10 लाख। अच्छा, इस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, देखो एक तो एबनॉर्मल वेस्टेज कभी इंक्लूड मत करना किसी भी मशीन की कॉस्ट। ओनली परचेज प्राइस नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है ना। उसमें इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो लग रही है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस जो होते हैं, है ना, ये भी ऐड करने होते हैं। इसके अलावा उस इंस्टॉल करने का जो खर्चा होता है, उसकी टेस्टिंग का जो खर्चा होता है, उसकी डिसमेंटलिंग का जो एक्सपेंस होता है, उसकी साइट रेस्टोरेशन का जो खर्चा होता है, ये सब भी इंक्लूड होता है किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, उस एसेट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करने में। बट कॉस्ट कैलकुलेट करते टाइम अगर कोई एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया है, जो कि नॉर्मली नहीं होता, लापरवाही से हुआ है, उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। कोई न्यू फैसिलिटी है कोई, वो इंक्लूड नहीं करेंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, वो कॉस्ट इसमें शामिल नहीं होती। ओवरहेड नॉट लिंक्ड टू कंस्ट्रक्शन, कोई कंस्ट्रक्शन से लेना देना, ऑफिस एडमिन या सेलिंग के खर्चे यहाँ थोड़ी लाएंगे, वैसे भी वो पीएनएल अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। इनिशियल ओपनिंग लॉसेज जो होते हैं वो भी यहाँ नहीं जाएंगे, ओके, ऑपरेटिंग लॉसेज, तो ये इंक्लूड होता है, ये नहीं होता है, ठीक। फिर आता है कॉस्ट को, एक बार आपने कॉस्ट मॉडल के जरिए रिकॉग्नाइज कर लिया, एक बार कॉस्ट के जरिए रिकॉग्नाइज करने के बाद में नेक्स्ट जो ईयर होते हैं, फर्स्ट ईयर तो परचेज का होता है, उस पर तो हम कॉस्ट मॉडल पे ही किसी भी एसेट को है रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद आप चाहो तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी उस एसेट को रीवैल्यूड कर सकते हो। उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है, फेयर वैल्यू ले लो, यानी कि रीवैल्यूड अमाउंट ले लो किसी भी एसेट का, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस जो है वो लेस करो, ओके जी। तो रीवैल्यूएशन मॉडल पर भी आप कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन आप बीकॉम में पढ़ रहे हैं, डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा ही होगा। डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या कोई भी अनदर सुटेबल मेथड जिसपे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन या कहाँ काम आएगा भाई, कैरिंग अमाउंट कैसे निकालोगे, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है मैंने बता दिया, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करना है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, दो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। आई होप आपने क्लास 11th के अंदर डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर किया होगा, ओके जी, ठीक। तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में एक बार मशीन एस्टैब्लिश हो गई, उसके बाद में अगर उस मशीन पे कोई सब्सिक्वेंट कॉस्ट आती है और वो डे टू डे सर्विस कॉस्ट है, तो उसको हम पीएनएल में दिखाएंगे, क्योंकि उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई मेजर चेंज कर रहे हो, कोई उसका पार्ट रिप्लेस कर रहे हो, तो फिर उसको फिर हम पीएनएल में नहीं दिखाएंगे, फिर उसको उस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, जिसको हम कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, ओके जी। ये भी हम जो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं विथ एडजस्टमेंट, वहां पर ये चीज देखने को मिलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देखने को मिलती है कि देखो कोई भी एक्सपेंस होता है ना, दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू वो होता है जो डे टू डे होता है, उसको पीएनएल में दिखाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट की एसेट साइड में जिस भी एसेट से रिलेटेड है वहां जाके ऐड हो जाता है। तो अगर आप कोई बड़ा रिप्लेसमेंट कर रहे हो जिससे उस एसेट की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी, या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी वो पार्ट लगाने से, तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, उसको ऐसे एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। बट अगर
वो जो हम खर्चा कर रहे हैं वो डे टू डे लाइफ का है, उससे उस मशीन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो केवल सर्विस है, तो उसको पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे डेबिट साइड में, और उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे। ये भी क्लास 11th के अंदर डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ाया तो कुछ आपको समझ में आया ही होगा। ओके जी, तो ये हो गया हमारा AS 10 जिसका नाम था PPE, ठीक है। ओके, और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती है, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहाँ पर इस PPE का रोल होता है, क्योंकि वहाँ पर हम जो है इसको डिस्क्लोज करते हैं। हमारी जो एसेट होती है सबसे पहले मेजरमेंट करना होता है कॉस्ट या रिवोल्यूशन मॉडल पर, डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज़ करते हैं वो भी हमें डिस्क्लोज करना होता है, यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन रेट क्या है, केयरिंग अमाउंट क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, और जो इसका डिस्पोजल प्राइस वगैरह है वो भी हम जो है डिस्क्लोज करते हैं। डिस्क्लोज देखो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, एंड में हम ये बोलेंगे कि हमें इस AS की वजह से क्या डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोज का मतलब क्या दिखाना है उस रिपोर्ट के अंदर। ओके जी, तो ये हम चीज़ें डिस्क्लोजर करनी होती है। आई होप आपको AS 10 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इससे आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम हमारी एक कॉमर्स कम्युनिटी को बिल्ड कर सकें ग्रेजुएशन लेवल की, और इस चैनल को और बड़ा करें, और टीचर आए और आपके लिए बहुत सारे लेक्चर्स लेके आए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।